और बच्चों, क्या हाल चाल। सो आई थिंक हमने लास्ट वीडियोस में अराउंड 42 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं 2021 के नीट पेपर का, राइट। और आई थिंक आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, अराउंड लेस देन अ वीक अराउंड, कि आपको ये चीज़ें रिवाइज करके ख़त्म करनी है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। एक लास्ट स्ट्रेच करते हैं, जो 42 से 50 क्वेश्चंस बचे हुए थे हमारे, वो सारे क्वेश्चंस हम फटाफट फिनिश कर लेते हैं, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि आप खुद से ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करके उसके बाद में हम देखेंगे कि वहां पे क्या मिस्टेक्स हो रही है आपसे। ठीक है, तो अगर आपने ट्राई किया है, तो अगर हम आंसर्स अभी कर रहे हैं, अगर कहीं पे आपके आंसर्स गलत हो गए हैं तो आप चेक कर सकते हो आपके आंसर्स क्यों गलत हुए हैं, और थियोरेटिकली अपने आप को और बेटर बना सकते हो। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि द आइडिया इज नॉट अबाउट नोइंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला पता होना जरूरी होता है, लेकिन फॉर्मूला को कैसे लगाना है वो थियरी बताता है, राइट। सो थियरी पता होना जरूरी है, फॉर्मूला आपकी सिर्फ हेल्प कर पाएगा तब जब आपको थियरी और क्वेश्चन ब्रेक डाउन करना आता है। तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन छोड़ा था 42 पे, और 42 वाला क्वेश्चन हमें करना था। ये बोल रहा है कि 27 ड्रॉप्स ऑफ द सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट, राइट। सो हमारे पास 27 ड्रॉप्स है सेम साइज के, एंड दे आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट्स ईच। दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, राइट। सो बेसिकली हम जहाँ पे जो चीज देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो छोटे ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़े ड्रॉप को बना रहा है। तो ये बोल रहा है कि बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है ना। सिंपल बात ये है कि हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि सर 27 ड्रॉप्स है, 220 वोल्ट्स है, तो ये सारे 220 वोल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। बिकॉज पोटेंशियल इज नॉट कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो थियरी सबसे बड़ी यहाँ क्या लगती है कि आप सबसे पहले आप ये सोचने लगते हो कि सर पोटेंशियल ऐड ही तो करना है, स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल अगर सिर्फ ऐड करना है तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। बट जैसे मैंने बोला कि पोटेंशियल ऐड तब करते जब पोटेंशियल कंजर्व्ड रहता, सेम रहता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पोटेंशियल जो है वो कंजर्व्ड होगा, राइट। तो पोटेंशियल कंजर्व नहीं है, चार्ज कंजर्व्ड है, तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज है। ठीक है, तो ये जो छोटे वाले चार्जेस हैं, ये जो छोटे वाले चार्जेस हैं, ठीक है, चलो, तो छोटे वाले चार्जेस जो हैं इनका पोटेंशियल मुझे पता है v इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, कितने चार्जेस हैं, तो लेट्स अज्यूम इसका रेडियस अभी जो है वो r है। ठीक है, और ये कंबाइन होके जो बड़ा ड्रॉप बनाने वाले हैं उसका रेडियस कैपिटल r है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मैच करना चाहिए। कितने हैं हमारे पास में, 27 ड्रॉप्स, 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम इसलिए कंजर्व कर रहे हैं क्योंकि दोनों का वॉल्यूम कहीं भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है, तो सारा का सारा जो मटेरियल है वो यहाँ पे यूज होना चाहिए। मटेरियल कैसे ढूंढते हैं, वॉल्यूम से, राइट। सो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इफ आई जस्ट कैंसिल दिस एंड दिस, आई गेट माई आर इज नथिंग बट क्यूब रूट ले लो तो आपको 3r आ जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको आ जाती है कि इसकी वैल्यू आ जाती है हमें 3r, इसकी वैल्यू, राइट। तो हमने क्या किया, हमने कंजर्व किया पहले कि हमारा वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम जो है वो कन्वर्ट होके एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया है, जिससे हमें रेडियस आता है। ठीक है, नाउ ये सारा पोटेंशियल जो है अगर हम देखते हैं, तो हमें इसका एक का पोटेंशियल पता है। एक का पोटेंशियल कितना है हमारे पास में, के क्यू बाय आर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड है, तो पोटेंशियल ऑफ वन ड्रॉप इज बेसिकली दिस मच विच इज 220 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहां से हमें चार्ज जो आ रहा है, यहां से जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है हमें स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 220 r डिवाइडेड बाई के, राइट। और अगर मैं बड़े वाले को देखता हूं, तो बड़े वाले के लिए मुझे पोटेंशियल ढूंढना है, तो वो आ जाएगा v कैपिटल R बाई के। इस v की वैल्यू हमको चाहिए। नाउ चार्ज कंजर्व्ड है, मतलब ऐसे 27 ड्रॉप्स मिलके ये बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे 27 ड्रॉप्स मिलके ये बना रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो चार्ज कंजर्वेशन है वो कैपिटल क्यू जो है वो 27 क्यू के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कैपिटल क्यू के ये इक्वल आ गया, राइट। नाउ कैपिटल क्यू के इक्वल आने का एडवांटेज ये हो गया कि अब हमें क्यू की वैल्यू जो है वो पता है, वी कैपिटल आर, जिसको हम 3r लिख सकते हैं, बाई के इज इक्वल टू 27 इंटू स्मॉल क्यू कितना है हमारा, 220r डिवाइड बाय के एन के को कैंसिल, आर एन आर कैंसिल, ये हो जाएगा 3 9 27।
ठीक है, तो V कितना आ जा रहा है हमें, तो V आ जा रहा है पोटेंशियल 0, 9 2 18, 1 कैरी एंड 1980 वोल्ट आपका बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल आ जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि थियोरेटिकली जब सॉल्व कर रहे हैं इसे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल कंजर्व नहीं होता है, हमारा चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है, तो हमने चार्ज को कंजर्व कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कैसे निकाली, पोटेंशियल के फॉर्मूला से। तो पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है, T2 T20 आ गया, तो पहले छोटे वाले से का चार्ज निकाला, फिर बड़े वाले का चार्ज निकाला, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कैपिटल आर की वैल्यू हमें पता है 3R है, तो कैपिटल वाई की जगह 3R डाल देंगे तो आर वाले टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो 1980 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगला सवाल बोल रहा है थ्री रेजिस्टेंस हैव रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड एज शोन। अभी मैं डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। द रेशियो ऑफ I3 बाय I1, राइट, तो I3 बाय I1 का रेशियो चाहिए इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जिन्होंने ओम्स लॉ अच्छे से किया है उसको ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, I3 बाय I1 ये वैल्यू चाहिए, यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो I1 क्या है, इस सर्किट का करंट, राइट, तो मुझे डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल है। I1 यहां से जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, अब करंट डिवीजन का रूल क्या बोलता है, करंट डिवीजन का रूल ये बोलता है कि जिसमें करंट ढूंढना है, जिसमें करंट ढूंढना है, किसमें ढूंढना है, I3 में, तो उसके अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस लो, डिवाइडेड बाय R2 लिया, डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, और इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल करंट से। टोटल करंट कितना आ रहा है, I1, राइट, और ये किसके इक्वल है, I3 के। इसको बोलते हैं करंट डिवीजन, फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, रूल ये बोलता है कि अगर I करंट आ रहा है और यहाँ पे समझो R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे समझो R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है कि भाई इस वाले में कितना करंट है, तो मैं इसके इसके अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस लूंगा प्लस टोटल, और इसको टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा हो जाएगा I। ये सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। अब देखो कितना सिंपल हो गया, I3 बाय I1 चाहिए, इसको नीचे ले जाओ, तो I3 बाय I1 कितना आ गया है आपका, R2 बाय R2 प्लस R3। सिंपल करंट डिवीजन फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सवाल है, और आंसर इसका यहाँ पे R2 अपॉन R2 प्लस R3 हमें मिल गया। आई होप ये चीजें आपको समझ रही होंगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने बोला कि फॉर्मूला लगाने के साथ साथ थियरी थोड़ा सा अगर आप कवर करोगे तो ये चीजें आपको इजी होती जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे चले, चलो अगला सवाल। मूविंग चार्जेस है ना, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यस, तो ये बोलता है कि मेरा ये F है, ये बेसिकली पूछ रहा है कि ये B का एक्सप्रेशन कितना होगा। ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू द फोर्स। देखो ये तो बस मैनिपुलेशन है, ठीक है, उसने क्या बोला है, फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, जिसमें से Q को 1 लेना है तो इसको 1 लेके इसको हटा देते हैं, तो क्या बचा, V क्रॉस बी। अब देखो हमें दिया गया है, हमें दिया हुआ है ये है कि हमें ये जो बी है इसको B1 आई कैप B2 जे कैप ऐसे आपको अलग अलग वैल्यूज लेनी है, और आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू दी हुई है, फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई जे के, है ना, वी हमारे पास है, वी कितना है हमारे पास, 2 4 6, तो 2 4 6, इसको ले लेंगे B1 B2 एंड B3। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें क्या ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है कि हमारा B का एक्सप्रेशन कितना है, तो इसमें से B पहले निकाल लेते हैं। तो जैसे अगर हम पहले निकालेंगे तो आई कैप के साथ क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4B3 माइनस 6B2। ठीक है, माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा, 2B3 माइनस 6B1, और लास्ट के कैप के साथ क्या आएगा, 2B2 2B2 एंड माइनस 4B1। अब कुछ करना नहीं है, जे के आई की वैल्यूज पता ही है हमें, है ना, तो जे के आई की वैल्यूज जो पता है हमें, तो हम उनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या वैल्यूज पता है, देखो
पहली वैल्यू कितनी है, आई की 4 है, तो ये 4b3 माइनस 6b2 विल बी इक्वल टू 4, है ना। फिर माइनस जे की वैल्यू पता है, तो माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस हटा देंगे तो आ जाएगा 2b3, जे को जे से करना है, ठीक है, 2b3 माइनस 6b1 इज इक्वल टू 20, और लास्ट बच गया 2b2 माइनस 4b1 इज इक्वल टू 12। अब बेसिकली क्या करना है, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये मैंने सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करके ये वैल्यूज को आई कैप जे कैप से इक्वल किया, राइट। नाउ अब इंस्टेड देखो, अब ऐसी मतलब ऐसे क्वेश्चन में आने के बाद में आपको एक चीज ध्यान देना है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो यहाँ से 6b3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4b2 आ जाएगा, आपको इक्वेशन सॉल्विंग आ जाएगा। कैसे, किसी में से भी एक वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, ठीक है। तो इन इक्वेशन तो है हमारे पास में तीनों निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शन है ना यार। ऑप्शन है तो जब मैं इक्वेशन बना चुका हूं तो मैं चेक कर सकता हूं। जैसे पहले मुझे पता है कि b3 की वैल्यू -8 -6, -8 -6 डालो इसमें, तो अगर -6 डालेंगे हम, b3 b2 चाहिए, सॉरी b3 और b2, -6 -8 तो ये हो जाएगा 8, तो -8 4 इज -32, और -6 और -6 इज +36, ये 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद में b3 b1, तो -8 -6, -8 इंटू 2 इज -16, +6 6 36, ये आ गया 20, तो 36 -16 20 आ गया पहले वाले क्वेश्चन में ही, ठीक है। उसके बाद में हम लास्ट एक चीज देखेंगे, कौन सी, b2 b1 -6 -6, तो -12 +24 इज 12, मतलब मेरे इक्वेशन कहाँ से सेटिस्फाई हो रहे हैं, पहले ऑप्शन से, तो मैं डायरेक्टली पहले ऑप्शन को मार्क कर दूंगा। मैं क्यों सॉल्व करूं, जब मुझे डेटा पता है तो मैं जल्दी नंबर डाल के कैलकुलेट कर सकता हूं रादर देन सॉल्विंग, ठीक है। तो सॉल्व करने की जगह इनमें से नंबर डाल के चेक कर लो, b1 b2 b3 की वैल्यू तो पता ही है तुम्हें, है ना। तो रीचिंग द इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, इक्वेशन मिल जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में एक एडवांटेज ये कि आपको आंसर पता है, तो आप उसमें से नंबर्स डाल के फटाफट चेक कर सकते हो, इक्वेशन सॉल्व करके जाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दैट विल इंक्रीज योर स्पीड ऑल्सो एंड रिड्यूस द टाइम फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है ताकि आप उल्टा करते बैठो और आपको आंसर ना आए। yes. थोड़ा छोटा कर देता, राइट। नाउ अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12a, ठीक है। तो एक कंडक्टिंग वायर दिया हुआ है आपको, टोटल लेंथ जो दिया हुआ है उस वायर का वो 12a, ठीक है। नाउ ही सेज कि उसको मैंने दो तरीके से बेंड किया है, एक बेंडिंग रेजिस्टेंस आ रहा है, वाउंड अप एज अ करंट कैरिंग इन द शेप, सारी चीजें हैं। ये बोलता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या। इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड देन अ स्क्वायर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू द एरिया, ये फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल का आपको पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि इसने रेजिस्टेंस आर दिया है और आंसर जो है वो करंट आई के फॉर्मेट में। If you notice, uniform conducting wire, resistance this, current carrying coil in the shape of this, magnetic dipole of the coil in each case respectively is current तो दिया ही नहीं। तो ये I जो यहाँ पे सबने लिख रखा है ये क्या है मुझे क्या पता, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि I is the current that is flowing through the coil, right? तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे उन्होंने वो चीज नहीं देनी चाहिए थी, या तो कोई और यहाँ पे I दे देते रेजिस्टेंस की जगह, बिकॉज रेजिस्टेंस का यहाँ कोई काम है नहीं इक्वेशन, ठीक है। बट इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर यूज करोगे तो साइड ए है, तो a प्लस ए कितना हो गया 3a, लेकिन हमारे पास कितना है 12a वायर है, मतलब 3a प्लस 3a प्लस 3a प्लस 3a, इतनी बार कॉइन के टर्न्स, ठीक है। तो कितने टर्न्स हो रहे हैं, 4 टर्न का कॉइल है, ठीक है। तो 4 टर्न्स मारे हमने तब जाके इक्विलैटरल ट्राइंगल पूरा यूज अप हुआ है। तो n की वैल्यू मिल गई, करंट आई ही लेना है, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला नहीं आता है तो लिख के रख लो, ठीक है। तो पहले वाले का मोमेंट ऑफ सॉरी मोमेंट आ जाएगा n4 करंट आई एंड दिस इज √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। तो हमें √3/4 a स्क्वायर वाले आंसर चाहिए, तो √3 a स्क्वायर कहीं और नहीं है, आगे सॉल्व करो भी मत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही √3 a स्क्वायर है और आंसर डी हो गया। देखो द आइडिया इज कि क्यों करना है सॉल्व, एक ही ऑप्शन है √3 a स्क्वायर वाला और वो दिख रहा है हमें,
तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें और एक वैल्यू निकालने पे, बट क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं तो आई स्टिल टेक यू थ्रू टू द अदर थिंग क्या है हमारे पास में, अदर थिंग हमारे पास में है स्क्वायर, ठीक है, साइड ए। तो अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 4a यूज हो रहा है, टोटल 12a है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इज 3, करंट इज I एंड द एरिया इज a, 3ia स्क्वायर आ गया। ठीक है, लेकिन टाइम बचाओ, टाइम बचाओ मतलब तुम क्यों दोनों कर रहे हो, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा आंसर सही है तो पहले वाला एक ही ऑप्शन है √3i स्क्वायर का, √3 वाला यूज कर लो। ठीक है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं क्योंकि आप इसलिए फॉर्मुला तो लगा देते हो, मिस्टेक क्या करते हो पता है, नंबर ऑफ टर्न्स चेक नहीं करते हो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप वायर 12a ले रहे हो और 3a ही यूज हो रहा है तो बाकी वायर फेक थोड़ी दोगे, आप उसके ऊपर टर्न और टर्न बाय टर्न करते जाओगे ना, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्यान रखना कि हम कितना टर्न यूज कर रहे हैं। Yes. Two conducting circular loops of radii r1 and r2 are placed in the same plane. तो हमारे पास एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप है ना, r1 इज मच ग्रेटर देन r2, तो ये r1 है और ये r2 है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमेशा आप याद रखना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का रूल ये बोलता है, एक सेकंड क्या पूछा है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो बेसिकली रेडियस का प्रोपोर्शन पूछ रहा है वो। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे आता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है फ्लक्स अपॉन करंट से। ठीक है, तो करंट हम कौन सा लेने वाले हैं, तो करंट हम यहाँ से लेने वाले हैं बाहर वाला, ठीक है, ताकि हमारा फ्लक्स में से वो चीज कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं सॉरी अंदर वाला करंट, और ये आ जाएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे अंदर वाले की वजह से फील्ड, मतलब B2 एरिया ऑफ द बिगर कॉइल डिवाइडेड बाय I2। ठीक है, अब मुझे करंट पता नहीं है, मैंने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, दैट इज माई अजम्पशन। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो मेरा सेकंड वाले का फील्ड कितना आ रहा है, तो सेकंड वाले का फील्ड सर्कुलर लूप के लिए कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट इंटू अंदर वाले का, लेट्स अज्यूम द करंट इज I2 क्योंकि नीचे I2 लिए चुका हूं मैं, अपॉन 2 इंटू R1, सॉरी R2, है ना, और इंटू एरिया कितना लेंगे, तो पाई R2 स्क्वायर, ये I2 कट जाएगा, तो क्या बचा आपके, सॉरी अपॉन I2। ठीक है, तो आपका, हाँ आपका यहाँ पे R2 आ जाएगा, है ना, और उसके बाद में अच्छा ये A1 है तो यहाँ पे R1 आ जाएगा, सीधी मिस्टेक हो रही है ना। तो बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि ये I2 कट गया, तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, हमेशा इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का जब भी डेरिवेशन करो, मुझे बहुत बार ये दिक्कत होती है, इसलिए मैं याद रखता हूँ कि भाई फील्ड अंदर वाले का लेना है और एरिया बाहर वाले के लिए, तब आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और आप किससे डिवाइड करोगे, क्योंकि फील्ड अंदर वाला लिया है तो करंट भी अंदर वाला ही लेना है, ताकि आपका I वाला टर्म कैंसिल हो जाए, तो R1 स्क्वायर बाय R2, R1 स्क्वायर बाय R2 आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल गई। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मुला से नहीं करते इसे, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मुला से करने के लिए फिर वही कंडीशन है कि हमें फॉर्मूला में जो है वो म्यू नॉट एन I1 I2 वाले फॉर्मेट में है, तो उसको फिर से सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सिंपल फ्लक्स का जो एक्चुअल फॉर्मुला है, फ्लक्स निकालते कैसे हैं, ठीक है, फ्लक्स अपॉन I2 से आपको क्या आता है, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, तो हमने जनरल फॉर्मुला से उसको डिराइव किया। ऑलवेज द जनरल फॉर्मुला विल बी मोर हेल्पफुल देन द सिंप्लीफाइड फॉर्मुला, सिंप्लीफाइड फॉर्मुला may get you into trouble. This is question number 46. 47. A step down transformer connected to an AC main supply of 220 volt is made to operate at 11 volt 44 watt lamp. Ignoring power losses in the transformer, what is the current in the primary circuit? क्या करें, डिफिकल्ट है सिंपल है, थोड़ा सोचो। आई डोंट थिंक डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना इस चीज के लिए।
देखो तुम्हें इसमें ना सिर्फ ट्रांसफॉर्मर का थियरी पता होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन में ना कोई ट्रिक नहीं है। क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मर की थियरी ये बोलती है कि भाई तुम जब लेफ्ट साइड प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हो, ठीक है, तो ये जो बल्ब है ये सेकेंडरी में लगा हुआ है, राइट, और हम 220 वोल्ट का सप्लाई प्राइमरी में दे रहे हैं। तो एक चीज जो है, देखो वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन हो सकता है, करंट स्टेप अप स्टेप डाउन हो सकता है, बट जो चीज सेम रहती है वो रहती है आपकी पावर। तो पावर इन द प्राइमरी हैज टू बी इक्वल टू पावर इन द सेकेंडरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वोल्टेज इन द प्राइमरी इनटू करंट इन द प्राइमरी शुड बी इक्वल टू योर वोल्टेज इन द सेकेंडरी इनटू करंट इन द सेकेंडरी। बट ये पावर तो दी हुई है ना, उसने बताया कि मैंने 44 वॉट का बल्ब लगाया सेकेंडरी सोर्स में, तो मुझे ये वैल्यू तो पता है, तो ये वैल्यू को 44 कर देते हैं, है ना, और मुझे वोल्टेज कितना दे दिया है 220 इंटू आई। तो प्राइमरी सोर्स में कितना करंट आ रहा है मेरे पास में, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2/10, दैट इज 0.2 एम्पियर्स। सिंपल सिंपल सिंपल। जैसे मैंने बताया कि आपको ये ध्यान रखना है इन चीजों को सॉल्व करते समय कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, ठीक है। नीट में आपको थीसिस लिखनी नहीं है फिजिक्स पे, ठीक है, पीएचडी नहीं करनी, बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें कोई चीज छुपी हुई है जो आपसे कंसेप्ट मांग रही है, ठीक है। आपसे कंसेप्ट क्या मांग रही है भाई, प्राइमरी से सेकेंडरी जब मैं जाऊंगा तो प्राइमरी से सेकेंडरी जाने पे मेरा जो सोर्स है, ठीक है, उसका पावर चेंज नहीं कर सकता, यही कंसेप्ट मांग रहे हैं। और आपको बस पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है उसका। पावर का फॉर्मूला तो 10 स्टैंडर्ड से सीबीएसई से सीख रहे हो, ठीक है। तो वी इंटू आई यूज किया, वी पता था, आई मिल गया। चलें आगे, बहुत सिंपल, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चलेंगे, आगे चलते हैं। Now he says a series LCR containing 5 Henry inductor, 80 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, इधर पे ये दिया हुआ इंडक्टर, ये दिया कैपेसिटर और ये दिया रेजिस्टर, है ना, 230 वोल्ट वेरिएबल सप्लाई, ये भी दिया हुआ है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज आर लाइकली टू बी। यार अब ये ना, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और कुछ नहीं, लंबा इसलिए कि इसमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। पहली चीज जो उसने बोली है, उसने बोला है कि पावर एट व्हाट फ्रीक्वेंसी पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले तो यही पता करना पड़ेगा। तो याद करो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो पहला काम हमको, ये चीज तुमको फॉर्मूला पता ही है कि ओमेगा नॉट अगर निकालना होता है तो वो होता है 1/√LC, ठीक है। तो पहली चीज हमें क्या निकालनी है, ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू मुझे आ रही है यहाँ से, इज इक्वल टू 1/√LC, एल और सी की वैल्यू मुझे दी हुई है √5 हेनरी, बट प्लीज ये याद रखना कि ये 80 माइक्रोफैरड है, तो 80 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 10⁻⁻6 का -3 हो जाएगा, ऊपर 1000 चला जाएगा, और डिवाइड बाय ये आ जाएगा 80 5 400, 20 0 0 कैंसिल, तो 50 रेडियंस पर सेकंड मेरे को आ गया। मतलब 50 रेडियन पर सेकंड आंसर नहीं है, 50 रेडियन पर सेकंड जो है वो ओमेगा नॉट की वैल्यू है, ठीक है। हाफ द पावर पे अगर आपको ये ग्राफ याद हो, हाफ द पावर पे यहाँ पे दो वैल्यूज निकाली थी, ये आपकी ओमेगा नॉट है, और ये हो जाती है ओमेगा नॉट -R/2L, और ये हो जाती है ओमेगा नॉट +R/2। ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है हाफ द पावर पे, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। तो हाफ द पावर पे अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको ओमेगा नॉट में से R/2L माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस R/2L, आर कितना है हमारे पास 40, डिवाइड बाय 2 5 10, तो ये आ गया 50 - 4, 50 - 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 46, है ना, और प्लस कर देंगे तो 54, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, 50 46, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन।
जैसे मैंने बताया नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, देखो इसमें पढ़ना जरूरी है ना, सवाल पढ़ना जरूरी है। उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ जिसपे रेजोनेंट से हाफ पावर लॉस होगा, तो रेजोनेंट पहले निकालो, और हाफ पावर लॉस आपको ग्राफ से याद होना चाहिए कि हाफ पावर लॉस पे हम ओमेगा नॉट से लेफ्ट राइट जाते हैं, तो हमें दो फ्रीक्वेंसीज आती हैं, एक लोअर और एक हायर, राइट। सिर्फ एक पॉइंट है जहां पे हमें मैक्सिमम मिलती है, विच इज एट ओमेगा नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। A point object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex lens of focal length 30 centimeter. If a plane mirror were put up perpendicular to the principal axis of the lens at a distance of 40 centimeter from it, the final image would be formed at a distance. अब इसको सब लोग फटाफट फटाफट न्यूमेरिकल लगाना चालू कर दोगे। रुक जाओ, शांत हो, रुको रुको, सोचो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये हमारा, सॉरी, ये हमारा लेंस है। इसकी कहानी ये बोलती है कि भाई मेरा फोकल लेंथ जो है वो 30 पे है ना, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 60 पे है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज जो बनना चाहता है वो बनना चाहता है 60 पे, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये 40 है। देखो इमेज तो यहाँ कहीं बनना चाहता है, के पीछे, हाँ कि ना। ठीक है, तो इमेज तो बनना चाहता है 60 पे, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। अब इसने यही पूछा है क्वेश्चन में कि 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी अ रियल इमेज, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज, एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी अ रियल इमेज। तो देखो इमेज की जो रेज आ रही हैं, ठीक है, रेज आ रही हैं, वो आएंगी यहाँ तक, और फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ना, जाएंगी नहीं, थ्रू नहीं कर पाएंगे। यस और नो। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इन चीजों को देखते हो, ठीक है, तो अगर हम इसको बेसिकली देखते हैं तो क्या हो रहा है, तो हमारी रेस जो आ रही है, सॉरी इसने एक चीज जो बोली जो मैंने मिस्टेक कर दी, आपको बताता हूँ, मैंने इसको ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लिया। तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो जो रेज आ रही है यहाँ से, ठीक है, वो मिलना कहाँ चाहती है, यहाँ कहीं पे, तो वो ऐसे जा रही होंगी मिलने के लिए, ऐसे 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 से मिलेंगी, लेकिन वो मिलने की जगह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि दिस, मतलब इसका जो इमेज है, इसका जो इमेज है ये 40 पे है, ठीक है, तो इसका जो इमेज है वो यहाँ बनना चाहिए था, मतलब इसके लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उसकी इमेज इसके पीछे बना देगा मिरर के, कितने पे बना देगा, 60 पे बननी चाहिए थी, प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर उसको ले जाएगा और 60 पे इमेज बनाने को ट्राई करेगा, तो ये 40 है तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर पीछे इमेज बन जाएगी। ठीक है, और हमारे ऑप्शन में क्या है देखो, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल की होगी क्योंकि जब भी प्लेन मिरर इमेज बनाता है तो वो पीछे बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अवॉइड किया फॉर्मूला यूज करना, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता था कि 60 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज भी 60 पे बनना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मैंने 60 पे जाने ही नहीं दिया, मैंने बीच में प्लेन मिरर रख दिया, तो प्लेन मिरर जो है वो इमेज को डिस्टेंस नहीं चेंज कर सकता, राइट, प्लेन मिरर जो है वो जितने पे ऑब्जेक्ट है उतने पे इमेज दिखाता है, तो ये जो 60 पे बनना चाहिए था तो 60 पे ही बनेगा, लेकिन इसकी वजह से ये रियल से वर्चुअल इमेज बन जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो ये जो है ये हमें यहाँ जो मिल रहा है ये वर्चुअल इमेज है एंड इट इज स्टिल एट 20 सेंटीमीटर्स, तो हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन, सॉरी डी नहीं, सी ऑप्शन। ठीक है, तो डी नहीं है, सी है, गलती होगी, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में उसने इनपुट दिया हुआ है, पहले मैं उसका आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ऐसा डायग्राम देख के और इनपुट देख के आधे बच्चे तो डर के मारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पर इसको बना लेते हैं। ये हमारे पास है एंड गेट, ये हमारे पास है नैंड गेट, अगर नहीं पता है तो पढ़ लो, और ये हमारे पास में है
और गेट हमें ये बोल रहा है कि मैं आपको ABC का आउटपुट बता रहा हूँ, ठीक है, और आप मुझे सॉरी इनपुट बता रहा हूँ, मुझे ABC के इनपुट से बताओ कि आउटपुट क्या होगा। अब मैं जरा आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। बेसिकली इनपुट क्या है, ये इनपुट्स है, ठीक है। 5 वोल्ट मतलब हाई मतलब 1 और 0 वोल्ट मतलब 0 मतलब लो। हाई एंड लो हमको पता है, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं ABC एंड आउटपुट, ठीक है। इसने ए पे क्या डाला है, देखो जीरो वाला छोड़ दे रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला छोड़ दे रहा हूँ। T1 पे देखो, T1 पे ए जो है वो हाई पे है, तो T1 को 1 ले लो, ठीक है। T2 जो है, B जो है वो बेसिकली क्या है, 0 पे है, और T3 जो है एट T1 इज एट अ हाई दैट इज 5, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 1 0 1, चलो 1 और 0 अगर हम एंड करेंगे तो एंड करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 आ जाएगा, और 1 और 0 का एंड करेंगे लेकिन उसका नॉर करेंगे ना, एंड का उल्टा, तो 1 और 0 का 0 इधर 1 आ जाएगा, दोनों का और करके 1 आ जाएगा, तो आउटपुट आ गया 1, ठीक है। एक आ गया, अगला देखते हैं क्या किया मैंने। जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस बेसिकली इसको सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। T2 पे क्या हुआ, T2 पे आपका अभी भी A1 है, B भी 1 हो गया है, C जो है वो जंप करके 1 पे ही है, ठीक है। तो अगर हम यहां से करते हैं तो हमें क्या आ रहा है, ये 1 1 और 1। अब ये 1 1 जब यहाँ पहुंचेगा तो एंड होके 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ 1 1 एंड होके ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 1 आ गया। तो सेकंड केस में भी हाई आ गया। तीसरा केस ले लो, तीसरा कहाँ है, T3 पे, ठीक है। तो T3 पे अगर आप देखते हो तो यहाँ यहाँ और यहाँ पे हो, ठीक है। तो T3 अगर आप देखते हो तो T3 पे आपका A जो है वो 5 पे है, 1 पे, ठीक है। आपका सेकंड जो है B पे वो भी 1 पे है, और C पे अगर आप देखोगे तो वो 0 पे है, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज जो है ये बदल गई, ये हो गई 1 1 एंड 0, है ना, 1 1 0 हो गई। अब 1 और 1 का एंड किया 1 आ गया, तो इधर 1 ही रहेगा, 1 और 0 का एंड किया 0 आ गया, इधर 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो तीन आउटपुट तो 1 आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आप आउटपुट के ऑप्शंस देखते हो, अगर आप आउटपुट के ऑप्शंस देखते हो, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो 0 से स्टार्ट हो और सारे केस में 5 वोल्ट ही दे। देखो 1 1 1 मतलब हाई देना चाहिए हमेशा, राइट, इधर तक वो हाई दे रहा है। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस देखते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे देखो, ये वाला जो है यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। तो ये हमारा जो है, एक सेकंड, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, हमें तीनों पे हाई चाहिए। देखो यहाँ पे ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है आंसर, ये तो लो ही है, ये घट गया। यहाँ पे ये तीनों, ये उल्टा बना हुआ है, 0 एंड 5 बना हुआ है ना, तो ये उल्टा बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है 5, यहाँ 5, यहाँ, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, या ये भी ऑप्शन हो सकता है कि 5 है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, T4 पे, T4 पे चलते हैं। T4 पे क्या है, तो T4 पे अगर हम चेक करते हैं तो T4 पे मेरी वैल्यू कितनी है, हाई पे है, ये वैल्यू कितनी है, हाई पे है, ये वैल्यू कितनी है, 0 पे है। तो आंसर सेम ही आने वाला है, बिकॉज ये सेम स्ट्रक्चर है। उसके आगे अगर हम देखते हैं T5 पे, तो T5 पे हमारे पास वो कितना पे चला गया है, T5 पे ये 0 पे चला गया है, ये B जो है ये B भी 0 पे चली गई है, और C का वैल्यू जो है वो अभी भी 5 पे है। एक सेकंड, T4 पे मैंने मिस्टेक किया ना, T4 पे आई हैड 1 1 एंड 1, सॉरी, तो यहाँ पे ये चीज़ बदलेगी। तो T4 पे ये आ जाएगा आपको 1, तो अगर ये 0 की जगह 1 हो गया, तो 1 1 1 1 1 1, तो ये 1 हो गया, 1 1 का ये 1 होके ये 0 हो गया, बट और होके फिर से 1 आ गया, तो ये 1 ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में यहाँ पे जो देख रहे हैं T5 पे, तो ये आ गया 0, नीचे आ गया है, नहीं नहीं, T5 है ना, T5 पे ये वापस T4 से T5 तक गया है, तो T5 पे हाई पे है, तो T5 पे हाई है, सॉरी, T5 पे ये हाई पे है, तो T5 पे हमारा ये वैल्यू हाई पे है 1, ये जो B वाला वैल्यू है कहाँ आ गया, नीचे आ गया 0 पे, तो ये 0 है, और C की वैल्यू जो है वो 5 पे है, तो ये 5 पे है, सॉरी 1, है ना, तो 1 0 1 हो गया। A और B का एंड किया, ये 0 आ गया, A और B का एंड किया 0, ये 1 आ गया, फिर से 1।
तो बेसिकली कंटिन्यूसली हमें 5 वोल्ट चाहिए, सिंपल बात ये है, आप कहीं भी जाओ आपको 5 वोल्ट चाहिए, तो कंटिन्यूसली 5 वोल्ट अगर हम देखते हैं तो हमें एक ही जगह मिल रहा है इस पे। तो इसका आंसर अगर आप देखते हो तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, ये वाला ग्राफ बनाओ और फिर इनपुट्स डालो। ठीक है, इनपुट इन्होंने आपको ट्रिक करने के लिए कैसे दे दिया है, तो ट्रिक करने के लिए इन्होंने इनपुट जो है वो ग्राफ फॉर्मेट में दे दिया है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, ग्राफ फॉर्मेट में दिया है ना, तो आप ऐसे लाइंस बना लो, 1 2 3 4, और बस हाई देखो लो देखो, ये 0.5 पे है, ये 0.0 पे है, ये 0.5, हाई लो हाई। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो 3 पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये कितना है हाई, ये कितना है, अच्छा सॉरी ये यहाँ पे है ना, तो हाई लो। तो बेसिकली आपको बस चेक करना है कि आप हाई वाले पे हो या लो वाले पे एट दैट मोमेंट। ठीक है, और वो यहाँ पे 1010 के टेबल फॉर्मेट में आप लिख लो, आपको आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस ग्राफ्स को देख के लोग डर जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये वाले सवाल कर लेना, छोड़ना नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, एंड दैट कंक्लूड्स आवर 2021 का सोल्यूशन, दैट इज आवर 50th क्वेश्चन टुडे, जो सेमीकंडक्टर्स में से ही था, लॉजिक गेट्स में से, जो आपको कर लेना चाहिए। आई होप आप यहाँ तक मेरे साथ कंटिन्यू कर पाए थे और आपने काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे मिस्टेक्स सीख लिए होंगे कि आप जो आगे आने वाले नीट एग्जाम में नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी पेपर्स भी लगाइए, कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस चीज़ में भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे जब तक एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेजर फोकस इस बात पे रखिए कि आप थियरी को समझने की कोशिश करें रादर देन फॉर्मूला लर्न करने की। फॉर्मूला याद होना जरूरी है, लेकिन थियरी विल ऑलवेज हेल्प यू टू अप्लाई द फॉर्मूला बेटर। तब तक के लिए थैंक यू।